पुस्तक का चौथा अध्याय है रीत सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार के पश्चात रीत संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। इस संप्रदाय की संस्थापना का श्रेय आचार्य वामन को जाता है। उन्होंने रीत को काव्य की आत्मा घोषित किया। ऐसा कहा जाता है कि विशाल एवं समृद्ध काव्य शास्त्रीय परंपरा में अमृतानंद योगी ही ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने रीत के आत्मत्व का समर्थन किया है। अन्य सभी परवर्ती आचार्यों ने इसे रस का उपकारक ही माना है। ऐसा कहा जाता है कि रीत विवेचन की परंपरा इससे पूर्ववर्ती है, इसमें संदेह नहीं। रीत विवेचन के संदर्भ में भरत की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भरत ने प्रवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार की: पृथिव्याम नाना देश वेश भाषा चार वार्ता ख्यापायतिथि प्रवृत्ति, जिसका सरल शब्दों में अर्थ हुआ है कि जो पृथ्वी के नाना देशों की वेशभूषा, भाषा, आचार की वार्ता को प्रकट करे उसे प्रवृत्ति कहते हैं। भरत ने चार प्रचलित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। वे है अवंती, दक्षिणात्या, औंगमागधी और पांचाली। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि रीतियों के उद्भव और विकास में प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा ग्रहण की गई है। यहाँ हम कह सकते हैं कि रीत का प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। नाट्य में लोकवृत्त का अनुकरण होता है अतः उसमें पात्र की स्थानीय विशेषता जैसे वेशभूषा, आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि कथानक की विशेषता कम हो जाती है जिससे उसका प्रभाव भी दुनिया में धूमिल हो जाएगा। शायद इसे ही ध्यान में रखकर भरत ने प्रवृत्तियों का निरूपण किया। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि यदि नाट्य की बात छोड़कर लोक की बात ले लें तो विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि लोक में नैयों की चालाकी, जाटों की अक्खड़ता, ब्राह्मणों में भोजन भट्टता और वैश्यों की कृपणता प्रसिद्ध है। लोक कथाओं में इन सबका विधिवत पालन देखते हैं हम, क्योंकि इनके अभाव में उनमें विश्वसनीयता नहीं आ सकती। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में रीत विवेचन सर्वप्रथम भामाकृत काव्यालंकार में मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भामा ने ना रीत शब्द का प्रयोग किया है और ना मार्ग या पंथ का। भामा ने तो लक्षण प्रस्तुत किए और ना ही उसके भेदों का निरूपण किया। वस्तुतः भामा इसको सैद्धांतिक मान्यता भी नहीं देते थे। वामन के पूर्ववर्ती रीति विवेचन पर दृष्टिपात करने के पश्चात हम देखेंगे कि उनके निष्कर्षों को सूत्रबद्ध कर देना आवश्यक है जिससे वामन के उस धरातल को खोजा जा सके जिस पर उन्होंने रीत सिद्धांत के भवन की नींव स्थापित की। कुछ तथ्य मैं यहाँ आपके अवलोकनार्थ रख रहा हूँ। जैसे रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग होता था तथा उनकी संख्या भी 2 मानी गई है जो वैदर्भ और गौड़ीय है। उस समय वैदर्भ मार्ग को गौड़ीय मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता था। यह अलग बात है कि कुछ विचारक इस तथ्य का प्रबल खंडन भी करते थे, पर लोकधारण वैदर्भ मार्ग की श्रेष्ठता के ही पक्ष में थी। रीति का आधार गुण माना जाता है। वैदर्भ मार्ग में समस्त 10 गुणों की सत्ता स्वीकार की जाती है, जबकि गौड़ीय मार्ग में कुछ गुणों का अभाव भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों मार्गों का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था। वैदर्भ मार्ग के तत्व थे पद योजना की कोमलता एवं मधुरता, भावों की स्वाभाविकता एवं रमणीयता, अर्थ की स्पष्टता और परिपूर्णता, जबकि गौड़ीय मार्ग के तत्व थे कठोर एवं समासंभृत पद योजन, अनुप्रास एवं आडंबरपूर्ण रचना तथा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली। अगले वीडियो में हम आगे के विषय पे चर्चा करेंगे।